नमस्कार दोस्तों, मैं यशवंत गौरव पूर्वांचल कैरियर क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जब भी मैं आपसे मिलूंगा कुछ ना कुछ नया ही देखने को मिलेगा आपको। तो आज की जो क्लास है दोस्तों, ये आपकी रिवीजन क्लास है। मैंने सोचा क्यों ना बिना बताए आपसे अटेंडम में ही रिवीजन करा दिया जाए आपका। जो पीछे प्रश्न मैंने हल करवाए हैं आपको, उसी का आज रिवीजन होगा। देखते हैं कितने प्रश्न आप लोगों के दिमाग में बैठ चुके हैं, जो आपको याद हैं। जितने प्रश्न हैं उतने में से आपको एक भी गलत नहीं करना है। अगर आपने एक भी गलत किया, इसका मतलब है कि आप लापरवाही कर रहे हो, क्योंकि जितने भी प्रश्न मैंने हल करवाए हैं उनको बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाया। तो ये नहीं होना चाहिए कि ये प्रश्न नहीं आ रहा है। गलती से भी गलती नहीं होनी चाहिए। अगर गलती से भी गलती हुई तो जो आपका अपोनेंट है वो आपसे जीत जाएगा। तो चलिए दोस्त, सबसे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पूर्वांचल कैरियर क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वह भी इस निःशुल्क क्लास को देख सकें, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। कमेंट और लाइक आपका कर्तव्य है, करते रहिए और मस्त रहिए, एकदम स्वस्थ रहिए। तो आइए दोस्त, देर ना करते हुए शुरू करते हैं। आज थोड़ा स्पीड में चलेंगे और आज मैं व्याख्यान नहीं करूंगा। आज रिवीजन क्लास है तो सिर्फ रिवीजन होगी। रिवीजन का मतलब प्रश्न देखिए, उसका उत्तर कीजिए, प्रश्न देखिए, उसका उत्तर कीजिए। ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड, 5 सेकंड का आंसर रहेगा। इससे ज्यादा टाइम नहीं दे सकता मैं। इससे ज्यादा टाइम देने का मतलब ही कुछ नहीं है यार। सबसे पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। देखिए, इकोनॉमी से मैंने ज्यादा प्रश्न नहीं लिया है, जो भी है वो उस प्रश्न को कर लेते हैं भाई। 5-6 प्रश्न होंगे, ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 या 6 प्रश्न होंगे। इससे ज्यादा इकोनॉमी तो नहीं हो सकती। तो चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है? निम्नलिखित में से कौन सा बैंक इसमें से प्राइवेट सेक्टर का बैंक है? तो सबसे पहले देखिए आपको क्या है, इंडियन ओवरसीज बैंक, विजया बैंक, सिंडिकेट बैंक। ये तीनों की तीनों बैंक ये प्राइवेट सेक्टर की बैंक नहीं है, ये प्राइवेट सेक्टर की बैंक नहीं है। तो चौथा ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी, यूनिट ट्रस्ट बैंक ऑफ इंडिया। यूनिट ट्रस्ट बैंक ऑफ इंडिया जो है दोस्तों, ये प्राइवेट सेक्टर का बैंक है। तो इसे ये ऑप्शन क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो पहला प्रश्न आपका हो गया। चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। तो मैंने कहा ना, ये आपकी रिवीजन क्लास है। कौन सी क्लास है? रिवीजन क्लास है। तो रिवीजन क्लास को फास्टली करेंगे भाई, रैपिडली ही करेंगे। रैपिडली नहीं करेंगे तो जानते हैं आप लोग कि समय ज्यादा चला जाएगा। बस आप लोगों का ये टेस्ट मान लीजिए। क्या है? ये टेस्ट है आप लोगों का कि आप कितने समय में, कितनी जल्दी और कितनी आसानी से प्रश्नों को हल कर लेते हैं, और कितने प्रश्न हल करते हैं, कितना एब्जॉर्ब करते हैं, कितना आप लोग पकड़ते हैं प्रश्न को, वो देखना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 2, व्यक्तिगत खाता किसमें नहीं खोला जा सकता है? तो मैंने आपको बताया था कि व्यक्तिगत खाता किसमें नहीं खोला जा सकता है? आरबीआई बैंक में। आरबीआई बैंक में आप लोग व्यक्तिगत खाता नहीं खोल सकते हैं। इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैंकों का बैंक कहा जाता है। इसलिए इसमें से बैंकों के द्वारा लेन देन होता है, ना कि किसी व्यक्ति के लिए लेन देन होता है। तो पर्सनल खाता इसमें नहीं खोला जाता है। देखिए किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी में है राइट आंसर आपका। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक की पहली महिला उप गवर्नर कौन थी? तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था भाई? के जे उदेसी। के जे उदेसी नाम था उनका। जिस भी ऑप्शन में हो आप उन्हें ढूंढ लीजिए। तो कहां ढूंढेंगे भाई? तो ये भी ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी में के जे उदेसी, देखिए सामने आपके पड़ी हुई हैं। तो यही आपकी पहली महिला गवर्नर थी। ठीक है, पहली महिला गवर्नर थी। टेलर महाराज पहले थे जो इसमें गवर्नर थे, जो कि पहले पुरुष उप गवर्नर थे। ठीक है, तो आप लोग सारी बातें मैंने बताई हुई हैं, आप लोगों को उस पर ध्यान देना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक की आर्थिक नीति का उद्देश्य नहीं है? तो आरबीआई की आर्थिक नीति क्या पूछ रहा है? आर्थिक नीति आरबीआई का पूछ रहा है, तो इसमें से क्या नहीं है? तो आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, ये तो है भाई, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। अनुकूल दिशा में प्रत्यक्ष ऋण देना, ये भी सही है। स्फीति पर दबाव देना, सही है भाई। मुद्रा को घटाना बढ़ाना, ये आरबीआई का ही काम है। तो बचा क्या? बचा ऑप्शन नंबर डी, जो कि आप पढ़ेंगे इसमें क्या है? सामाजिक न्याय को सुरक्षित करना। सामाजिक न्याय को सुरक्षित करना जुडिशियरी का काम है, ना कि
आपके आरबीआई का काम है, तो ये आरबीआई का काम नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर था। इसके बाद आपका पांचवा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न, बैंकों का बैंक के नाम से जाना जाता है। अभी मैंने गलती से क्या व्याख्या में बता दिया कि आरबीआई को बैंकों का बैंक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बैंकों का बैंक के नाम से जाना जाता है ना। तो क्या था, 1935 में स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 को। ठीक है, इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो सारी बातें जानते रहिए। और कब कलकत्ता से वो मुंबई किया गया था इसका मुख्यालय, ये आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, ये आप लोग बताइएगा, मैं चलता हूँ आगे। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तनु अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित करता है? हाँ, तनु अम्ल में से हाइड्रोजन को विस्थापित करने वाला जो तत्व है उसके बारे में बताना है। तो मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ था भाई। तो एल्युमिनियम है, तांबा है, सोना है, चांदी है, लोहा है। तो आयरन और एल्युमिनियम, आयरन और एल्युमिनियम। ठीक है, आयरन और एल्युमिनियम जो है ये दोनों के दोनों हैं, ये दोनों के दोनों हैं। इसका मतलब इसमें 2 ऑप्शन सही है, ए और ई, पहला और लास्ट, ये दोनों इसमें से सही हैं। दोनों में ही क्या होती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस का विस्थापन होता है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं भाई। इसमें थोड़ा सा विवादित था क्योंकि इसमें दोनों में है, दोनों में है। आप नेट करेंगे तब भी मिल जाएगा, किसी से आप पूछेंगे तब भी मिल जाएगा ये आंसर। चलिए आगे चलते हैं। इस प्रश्न का आंसर बताइएगा जरा। तत्व की सबसे छोटी इकाई होती है। तत्व की सबसे छोटी इकाई, जिस तरह से हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सबसे पहले क्या होता है? शरीर होता है, अंगतंत्र होता है। शरीर के बाद क्या होता है? अंगतंत्र होता है। अंगतंत्र से क्या है? अंग है। अंग के बाद क्या है? उतक है। अंग के बाद क्या होता है? उतक। उतक के बाद क्या होती है? कोशिकाएं होती हैं। तो ये बताइए, कोशिका तक पहुंच गया। उसी तरह से क्या होता है? पदार्थ होता है। पदार्थ में क्या होते हैं? कण होते हैं। कण से अणु बनते हैं, अणु से परमाणु बनते हैं। तो इसी तरह से सबसे छोटी इकाई पूछ रहा है, तो सबसे छोटी इकाई क्या हो गई? परमाणु हो गई। जिस तरह से आप देखेंगे, भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो ध्वनि होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती है? तो क्या होती है भाई? वो होता है आपका अक्षर। क्या होता है? अक्षर होता है। तो उसी तरह से आप लोग देखेंगे तो इस तरह से जो हमारे जो पदार्थ हैं उनकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो वो परमाणु होती है। ठीक है, तो ये रहा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं भाई। व्याख्या नहीं करने का मन करता है लेकिन फिर भी हम व्याख्या कर ही देते हैं, दिमाग में बैठ चुका है कि व्याख्या करना रहता है। ठीक है, चलिए। सबसे अधिक संख्या में यौगिक तत्व किसके होते हैं? सबसे अधिक संख्या में यौगिक तत्व किसके होते हैं भाई? तो कार्बन के होते हैं, क्योंकि कार्बन के सबसे ज्यादा अपर रूप होते हैं। सबसे ज्यादा अपर रूप होने के कारण साथ में वो सबसे ज्यादा यौगिक का भी निर्माण करता है। कौन करता है? तो कार्बन। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। और परमाणु क्रमांक के बाद आप परमाणु द्रव्यमान की बात करेंगे तो परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा? अप्रॉक्सीमेटली 12। ठीक है, 12 हो जाएगा। ठीक है, चलिए कहाँ हो गया? ये देखिए ऑप्शन नंबर सी में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी में है, इसका मतलब यही राइट आंसर हो गया। बाकी आप लोग कमेंट करते रहिएगा और कमेंट करते करते आप लोग आगे बढ़ते रहिएगा। आपका रिवीजन होता रहेगा, रिवीजन आपका बढ़िया होता रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया है जो हाइड्रोजन गैस को उत्पन्न करती है? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करने वाली कौन सी प्रक्रिया है इसमें से? ये बताना है आपको, जल्दी बताइएगा। क्या जल का विद्युत अपघटन? जल का विद्युत अपघटन सबसे पहला आंसर है जो सही हो जाएगा इसमें। लेकिन आगे भी देखना है। लाल तत्व लोहे पर भाप गुजारना, लाल तत्व लोहे पर भाप गुजारना, यहाँ से भी हाइड्रोजन निकलता है। आप किसी भी गर्म तत्व पर पानी गिराएंगे तो आप देखेंगे उसमें से भाप निकलती है, तो जो भाप होती है उसमें हाइड्रोजन गैस होती है। तो ये हो गया। उसके बाद क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जस्ते की क्रिया, जस्ते की प्रक्रिया जब कराते हैं तब भी निकलता है भाई। HCl जब करेंगे, HCF पर क्या करेंगे आप? जस्ते की प्रक्रिया कराएंगे तब भी आपको हाइड्रोजन गैस निकलती दिखेगी। यानी कि इन तीनों में से तीनों सही लग रहे हैं, तीनों सही लग रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इनमें से सभी आंसर आपके सही निकल रहे हैं, सभी ऑप्शन सही निकल रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं भाई। जब ये हो गया तो समझ में आ रहा है ना। चलिए अब बताइए इस प्रश्न का आंसर। ये तो आपको किस में दिख गया? ये आपके फिजिक्स में दिख गया। तो आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे गलत लिखा गया है, तो फ्रीक्वेंसी गलत लिखा गया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्रीक्वेंसी। चलिए अंग्रेजी में भी लिखना चाहेंगे तो लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रीक्वेंसी का सूत्र क्या है? तो फ्रीक्वेंसी का सूत्र होता है दोनों एक दूसरे के, आवर्तकाल और फ्रीक्वेंसी। आवर्त
और आवर्त और क्या है आवर्तकाल, आवर्त और आवर्तकाल ये एक दूसरे के व्युत क्रमानुपाती होते हैं। क्या होते हैं? व्युत क्रमानुपाती होते हैं, व्युत क्रमानुपाती होते हैं एक दूसरे के। अब एक दूसरे के व्युत क्रमानुपाती होते हैं तो इनको क्या करना पड़ेगा, चाहे इसको 1/आवृत्ति कर दो, आवर्त कर दो, या फिर आवृत्ति है यार, आवर्त नहीं, ये आवृत्ति है। 1 मिनट थोड़ा सा काट दीजिएगा, आवृत्ति, ठीक है, आवृत्ति और आवर्तकाल। तो चाहे इसको 1/में कर दो, चाहे इसको 1/में कर दो। तो आवर्त पूछ रहा है, आवृत्ति पूछ रहा है, आवृत्ति पूछ रहा है, तो 1/आवर्तकाल, 1/आवर्तकाल। तो आवृत्ति इज इक्वल टू 1/T, कैपिटल टी को ही क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाया है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बस आप लोग अगर स्मार्ट तरीके से मेरे साथ जुड़े हैं और मेरे साथ मेहनत कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका कोई भी आंसर गलत नहीं होने वाला है, और गलत मैं होने भी नहीं दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा आप लोग। ठीक है, बस आप साथ बने रहिएगा। चलिए, सोनार, सोनार क्या है भाई, सोनार क्या होता है? तो सोनार आप जानते हैं, सोनार क्या होता है? सोनार जो होता है ये साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। साउंड नेविगेशन एंड क्या हो गया, रेंजिंग हो गया, तो ये वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही। सोनार का मतलब क्या होता है, तो आप जानते हैं कि सोनार किसका कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, पानी में प्रयोग किया जाता है, समुद्र में प्रयोग किया जाता है, जब पनडुब्बियां और वो सब जो गोताखोर होते हैं ये सब इन चीजों का प्रयोग करते हैं, किसका, सोनार का। ठीक है, पनडुब्बियां और जो पानी की जहाजें होती हैं वो इसका प्रयोग करती हैं, किसका, सोनार का प्रयोग करती हैं। तो आवाजें जो होती हैं वो उससे लड़ टकरा कर जब वापस आती है तो पता चलता है कि कौन सी वस्तु पानी में कितनी दूर है या कितनी बड़ी है, ये सारी चीजों का साइज बताता है कौन, सोनार। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर ये प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में ऑप्शन नंबर सी सही है आपका। चलिए फिर प्रश्न नंबर 12 पर चलते हैं। त्वरण ज्ञात करने का सूत्र होता है, त्वरण क्या होता है, एक्सीलरेशन कहलाता है, और ये जो होता है वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहा जाता है। मतलब a बराबर वेग बटा समय, देखिए जहां पर होगा वही आपका राइट आंसर हो गया। वेग बटा समय कहाँ है, ये देखिए ऑप्शन नंबर डी में लगा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लगा हुआ है। क्या सही हुआ कि नहीं हुआ, दिमाग चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका क्या होता है भाई, त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका मात्रक होता है, इकाई होती है इसकी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा प्रश्न नंबर 13। 12 धारा घनत्व है यार, 12 कहाँ होता है, ये धारा घनत्व है। क्या है, धारा घनत्व, धारा घनत्व का एसआई मात्रक, धारा घनत्व का एसआई मात्रक होता है एम्पियर बटा मीटर स्क्वायर। एम्पियर बटा मीटर स्क्वायर का मतलब होता है ये धारा हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगी, जिसका मतलब धारा बटा क्षेत्रफल, धारा बटा क्षेत्रफल, विद्युत धारा बटा क्षेत्रफल हो जाएगा यार, विद्युत धारा बटा क्षेत्रफल। ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल का क्या होता है, क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर और विद्युत धारा का क्या होता है, एम्पियर होता है। तो इससे समझ जाएंगे आप, सूत्र भी निकाल लेंगे और ये भी निकाल लेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी में रखा हुआ है आपका आंसर, और मैं इस तरह से काट दे रहा हूँ, ये दिक्कत हो जाएगी। तो ये रहा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, एम्पियर बटा मीटर स्क्वायर, एम्पियर बटा मीटर स्क्वायर। इसको कहीं कहीं आपको इस तरह से भी लिखा मिल जाएगा, तो इससे आप घबराइएगा मत, इससे आप घबराइएगा मत। जिस तरह से मैं प्रैक्टिस करवाते चल रहा हूँ, मैं सारी चीजें बता रहा हूँ कैसे लिखा जाता है किसको, तो सारी चीजें कैसे लिखी जाती हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको समझा रखा है। चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ सकते हैं भाई। प्रश्न नंबर 13 हो गया, प्रश्न नंबर 14 पर चलते हैं। ये लीजिए, लंबी दूरियों को मापने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, 5 सेकंड, 5 सेकंड का ऑप्शन आपके पास है, जल्दी से लगा दीजिएगा कौन सा ऑप्शन है। मैंने बताया हुआ है कि लंबी दूरी, जैसे ग्रहों की, खगोलीय पिंडों की जो दूरी मापी जाती है वो किस विधि से मापी जाती है, विधि पूछ रहा है कि किस विधि से मापी जाती है, तो कौन सी विधि है, समानांतर विधि, जिस भी ऑप्शन में हो आप लगा लीजिएगा। कौन सी विधि, समानांतर विधि, जिस भी ऑप्शन में हो लगा लीजिएगा। तो ऑप्शन किस ऑप्शन में है भाई, ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है, यही लगा लीजिएगा। मैंने 5 सेकंड का समय आपको दिया है, 5 सेकंड में आप नहीं लगा पा रहे हैं तो मैं लगा के निकल जाऊंगा, आप लोग मिला लीजिएगा फिर, सही है कि गलत है। चलिए प्रश्न नंबर 15 जल्दी से बताइएगा। असंपीडित तरलों की प्रवाह गति को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। असंपीडित का मतलब होता है जैसे ट्यूबवेल में पाइप लगा के पानी भरते हैं ना, पानी जब जाता है तो उस प्रवाह की गति को मापने का जो यंत्र होता है उसे क्या कहते हैं, जल्दी से बताइएगा। 5 सेकंड का समय, 5 सेकंड के समय में आप जल्दी से बताइएगा, 1 2 3 4 5 खत्म। ऐसे इतनी स्पीड से बता देंगे तो वही यार पेपर आप आधे समय में खत्म करके चले आएंगे। आधे समय में खत्म करने का मतलब समझ रहे हैं आप,
आपको मैथ और रीजनिंग में बहुत ज्यादा समय मिल जाएगा, आपको बढ़िया से बैठ के लगाने का समय मिलेगा। इस तरह से अगर करेंगे आप तो ये होता है। अरे कैसे बताएंगे यार, ये वेंटरी होता है। ये क्या होता है? वेंटरी मीटर होता है। वेंटरी मीटर होता है। ट्रांसड्यूसर क्या होता है? एनीमोमीटर क्या होता है? थर्मोकपल क्या होता है? ये सारी चीजें मैंने बताया। ट्रांसड्यूसर जो होता है ऊर्जा का स्थानांतरण करता है, रूपांतरण करता है। एनीमोमीटर हवा की गति को मापता है। और थर्मोकपल है, थर्मोकपल जो होता है जहाँ पे जोड़ होते हैं उसकी ऊष्मा को मापने का कार्य करता है। तो ये चारों के चारों ऑप्शन आपके सामने है, लेकिन पहला ही ऑप्शन आपका कितना है? सही है, वेंटरी मीटर। जो क्या कार्य करता है? वेंटरी मीटर क्या कार्य करता है? देखिए, असंपीड़ित जो तरल होता है, यानी कि पाइप में जो पानी जाता है, ट्यूबवेल से जो पानी जाता है, मोटर से जो पानी जाता है, उसकी गति को मापने का कार्य कौन करता है? तो वेंटरी मीटर करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है, क्या है भाई? तनाव। तनाव का सूत्र है, क्या पूछ रहा है? सूत्र पूछ रहा है ना। तनाव का सूत्र है। अरे भाई, तनाव का मतलब ये होता है जब बल लगेगा किसी क्षेत्रफल पर, बल लगे किसी क्षेत्रफल पर, तो वही क्या हो जाता है? उसका तनाव हो जाता है, तभी तो उसको तनाव पता चलेगा। तो ये हो गया आपका बल बटा क्षेत्रफल। बल क्या होता है? बल होता है न्यूटन, और क्षेत्रफल क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। तो मीटर स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा? मात्रक भी हो जाएगा। उसने मात्रक पूछा नहीं था, लेकिन मैंने मात्रक भी बता दिया। अब मात्रक भी आप निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। इस तरह से लिखिए या फिर इस तरह से लिखिए, दोनों का दोनों क्या है? दोनों के दोनों बराबर हैं एक दूसरे के दोनों के दोनों क्या है? बराबर हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं भाई। ये प्रश्न हो गया कि नहीं? कौन सा ऑप्शन सही था? ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है ना, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। चलिए इसके बाद चलते हैं भाई, संवेग क्या है? संवेग क्या है? अरे भाई, संवेग कब होता है? संवेग कब होता है जरा बताइएगा तो। संवेग कब होता है? जब द्रव्यमान के साथ वेग भी मिल जाए, वेग के साथ द्रव्यमान भी मिल जाए, चाहे वेग के साथ द्रव्यमान मिले, चाहे द्रव्यमान के साथ वेग मिले, दोनों जब मिल जाते हैं तो संवेग बना लेते हैं। और वो ऑप्शन नंबर आपको किस में दिख रहा है? वेग दो ये देखिए, ये वाला मिल गया ऑप्शन नंबर। मतलब ये बीच में कुछ ना होने का मतलब बुरा होता है। तो द्रव्यमान इंटू वेग, द्रव्यमान इंटू वेग जो होता है, ये होता है संवेग का सूत्र होता है। संवेग का क्या होता है? सूत्र होता है। निकालना चाहेंगे तो आप आराम से निकाल सकते हैं, जो भी आपको निकालना हो। ठीक है, चलिए ऐसा ही मात्रक में 10 अच्छा हो ये पूछ रहा है भाई। ये 10 है, 10 की घाते 18। ये जो मतलब पावर में होता है, ये उत्सर्ग जो होते हैं, इनको क्या कहा जाता है? जैसे कि मैंने आपको पूरा चार्ट दिखाया था, तो आज मैं ये नहीं बताऊंगा कि क्या है। आज मैं आपको 5 सेकंड के अंदर भाई बता के निकलूंगा। 5 सेकंड के अंदर मैं आपको बता के निकलूंगा कि इसे क्या कहते हैं। 18 को क्या कहते हैं? 18 को अट्टो कहते हैं। 18 को क्या कहते हैं? अट्टो कहते हैं। तो अट्टो कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में। 18 को क्या कहते हैं भाई? अट्टो कहते हैं। आपको अगर चार्ट नहीं याद है तो फिर क्या ही कहना, आप लोग फिर दिक्कत में फंस जाएंगे भाई, कहीं भी आपको आ गया तो। चलिए अट्टो हो गया। पृष्ठ तनाव ज्ञात करने का सूत्र क्या है? पृष्ठ तनाव ज्ञात करने का जो सूत्र है वो क्या है भाई? बल बटा लंबाई होना चाहिए ना, बल बटा लंबाई होना चाहिए पृष्ठ तनाव ज्ञात करने के लिए। कहाँ है? ये देखिए, बल बटा लंबाई। बल बटा लंबाई का मतलब बल का होता है न्यूटन, और लंबाई का क्या होता है? मीटर होता है। न्यूटन बटा मीटर, न्यूटन मीटर इनवर्स हो जाएगा। दोनों में से चाहे जो लगा लीजिएगा, यही इसका मात्रक भी हो जाएगा और सूत्र तो आपके सामने रहा। चलिए मल्टीपल तरीके से कार्य करते चलिए, आपको एक के बजाय दूसरी चीजें भी याद होती जाएंगी। पद्धति का मतलब ऐसा ही पद्धति होगा। पद्धति का मतलब ऐसा ही पद्धति ही होगा, और कुछ नहीं हो सकता। मुड़ज नहीं यार, गुड़ज है। क्या बात है, गलती बहुत हुई है। 10 15 नहीं है यार, ये 10 की घाते 15 होगा। 10 की घाते -15 होगा। ठीक है, 10 की घाते -15 है। तो ये पूछ रहा है उत्तर में इसको क्या कहते हैं। तो 18 को अट्टो बोल रहे थे, लेकिन जो ये 15 हो गया, 15 को फेम्टो कहेंगे। क्या कहेंगे? फेम्टो कहेंगे, है ना। ये देखिए ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में। अरे भाई, चार्ट मैंने आपको दिया है, आप देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा 30 तक मिल जाएगा। प्लस में भी माइनस में भी, दोनों में मैंने आपको बताया है कि 30 में मिल जाएंगे। ये क्या होते हैं? डेका मिली और मीटर, ये सब क्या होते हैं? सारी की सारी चीजें उसमें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आइए। ये हो गया 20वां प्रश्न। 20वें प्रश्न के बाद ये देखिए प्रश्न नंबर 21वां। निम्नलिखित में से कौन सी किन गतिविधियों में कहा जा सकता है कि कार्य किया गया है? किन गतिविधियों में से बताया जा सकता है भाई कार्य हुआ है? तो हर्ष पुस्तक पढ़ रहा है। हर्ष क्या कर रहा है? पुस्तक पढ़ रहा है। पुस्तक पढ़ने में कोई कार्य नहीं हुआ है। चलिए हटाइए। पिंकी समतल पर
अपने सिर पर पुस्तक रखकर चल रही है, पुस्तक रखकर चल रही है या कुछ भी रखकर चल रही है, इसमें कार्य हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है? कार्य हो रहा है। छुट्टी कुर्सी पर बैठी है, कुर्सी पर बैठने से कोई कार्य नहीं होता है। दीवार को धक्का मार रही है लेकिन धक्का नहीं मार पा रही है, असफल है, इसका मतलब कार्य नहीं हुआ है। बल के साथ विस्थापन का होना बहुत जरूरी होता है, इसलिए बल के साथ विस्थापन इसमें हो रहा है और यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो यही सारी चीजें आप लोग कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई कैसे ऑप्शन क्या होते हैं। ठीक है, लीजिए ऑप्शन नंबर आपके पास, ऑप्शन नहीं, प्रश्न नंबर आपके पास आ गया 22वें प्रश्न का उत्तर दीजिए आप लोग आसानी से। 1 किलोग्राम मात्रा को 1 किलोग्राम मात्रा को 9.8 मीटर ऊंचाई तक उठाने में लगभग कितना कार्य किया जाएगा? तो कितना कार्य किया जाएगा ये मैंने आपको बताया था, W बराबर F/F × D हो जाएगा। तो इसमें आपने ऊंचाई दिया हुआ है, इसमें आपने ऊंचाई दिया है यानी कि विस्थापन दिया हुआ है, विस्थापन है। ये ऊंचाई क्या है? ऊंचाई चाहे ऊपर ले जाइए चाहे आप नीचे की तरफ ले जाइए, जो विस्थापन है जो हटाया गया है वो मीटर में आप नाप लीजिए, वो D हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा, उसे ही विस्थापन कहा जाएगा। तो 9.8 मीटर, 9.8 मीटर हो गया, 9.8 मीटर हो गया, 9.8 मीटर हो गया ये। और यहाँ पर दिया है मात्रा यानी द्रव्यमान दिया है, यफ नहीं दिया है। यफ ज्ञात करने का जो सूत्र होता है मेरे दोस्त वो क्या होता है? तो यफ ज्ञात करने का सूत्र जो होता है 1 किलोग्राम ये दिया है और जी बराबर क्या होता है? m/g। क्या होता है? m/g होता है। 1 किलोग्राम दिया है, साथ में आप 9.8 लगा लीजिए, 9.8 × 9.8 यानी कि स्क्वायर पे हो जाएगा, 9.8 स्क्वायर जूल हो जाएगा। कहाँ है भाई? कहीं ऑप्शन में है 9.8 जूल? ये देखिए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में देख लीजिए आपको आंसर मिल गया। आंसर मिल गया कि नहीं मिल गया? ऑप्शन नंबर बी में आपको मिल गया 9.8 स्क्वायर। चलिए, तो मजा आ रहा है ना? इसे ही कहते हैं रैपिड, रैपिडली किसी को हल करना, किसी प्रश्न को हल करना। स्पीड में जितनी स्पीड से आप कर सकते हो उतना तेजी से आपका दिमाग काम करेगा। आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तब आपके दिमाग में वो सारी चीजें बैठी रहेंगी तब। कितने लोग तो ये कहेंगे कि सर जी तो आज फुल फॉर्म में है, 2K पर चल रहे हैं, 2x पर चल रहे हैं, 2K नहीं 2x पर चल रहे हैं। 2x क्या यार, मैं 4x पर आ जाऊंगा, बस आप लोग साथ दीजिए। आप लोग साथ देंगे ना तो मैं 4x पर चलूंगा। आप लोग टेंशन क्यों ले रहे हैं? स्पीड तो इतनी भरी है कि पूछिए मत, ब्रेक मारने से भी नहीं रुकेगी, इतनी स्पीड है। तो चलिए आइए इस प्रश्न को देखा जाए। निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है? अरे कार्य पर ही प्रश्न है और कार्य पर मैंने कितने दिनों से करवा रहा हूँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि ये रिवीजन क्लास है। एक पवन चक्की द्वारा कार्य किया जाएगा यार, वो तो कार्य होता है। गधे की पीठ पर अपनी वजन लेकर चल रहा है, गधा अपनी पीठ पर क्या कर रहा है? वजन लेकर चल रहा है। सुमन एक पुल में तैर रही है, ये भी कार्य कर रही है। एक इंजन ट्रेन खींच रही है, ये भी कार्य कर रहा है, ये भी कार्य कर रहा है, ये भी कार्य कर रहा है। कार्य नहीं हो रहा है तो किसमें नहीं हो रहा है? गधे की पीठ पर आप लाद दे रहे हो, गधे की पीठ पर लाद दे रहे हो, वो इससे बराबर लेकर चल रहा है, तो इसमें कोई कार्य नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता है? उठा के रखने वाला कोई और होता है, लेके जाने वाला कोई और होता है, इसलिए गधा गधा है। गधा क्या है? गधा एक प्रकार का गधा है, इसलिए इसके ऊपर कोई कार्य नहीं हो रहा है। चलिए ठीक है। अरे प्रश्न मैंने करवाया हुआ है इसीलिए तो बोल रहा हूँ यार, रिवीजन क्लास है। रिवीजन क्लास ऐसे थोड़ी बोल रहा हूँ। यदि किया गया कार्य शून्य हो, किया गया कार्य क्या हो? शून्य हो, यानी W बराबर शून्य, बल और विस्थापन के बीच का कोण बताइए। ये लीजिए, बल और विस्थापन के बीच का कोण बताइए, मतलब क्या हो जाएगा? W बराबर मैं सीधे सीधे cos थीटा लिख दूं, थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो थीटा बराबर हो जाएगा 0, थीटा बराबर क्या हो जाएगा? cos 0 अंश, cos 0 हो जाएगा। cos का मान कितना आ जाएगा? 0 हो जाएगा। अब cos 0 जो होता है वो कितने का मान होता है? थीटा का मान निकालना पड़ेगा, तो थीटा का मान निकालोगे cos 90, cos थीटा बराबर 90 का मान क्या होता है? 0 होता है। cos थीटा 90 का मान 0 होता है, तो ये माइनस थोड़ी होता है यार, 90 डिग्री। 90 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 0 अंश का मान 1 होता है। cos 0 अंश का मान 1 होता है, उसी तरह से साइन 0 अंश का मान करेंगे तो 0 हो जाएगा, और साइन 90 का मान करेंगे तो 1 हो जाएगा। ये दोनों मान जब इस तरह से आप याद करेंगे, आपको इसमें थोड़ा जाना पड़ेगा, कहाँ? एल्गोरिदम में जाना पड़ेगा, तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आप चलते हैं, टेक्नोमेट्री में जाएंगे तब समझ में आ जाएगा आपको कि ये क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। 20 न्यूटन का बल, 20 न्यूटन का बल यानी कि F बराबर 20 कार्य कर रहा है वस्तु पर 4 मीटर। D बराबर, यानी कि D कहिए या S कहिए, ये दोनों को बराबर क्या हो गया? 4 मीटर हो गया। अब ये क्या पूछ रहा है? न्यूटन है। क्या कार्य पूछ रहा है? दोनों का गुणा कर दो यार, 80 न्यूटन, 80 न्यूटन नहीं 80 जूल हो जाएगा। 80 जूल है कहीं?
ये देखिए W बराबर F इंटू टी होता है, दोनों का गुणा करना है, दोनों का गुणा कर दो, हो गया काम खत्म, हो गया यार, 80 आ गया, 80 जूल आ गया, उत्तर हो गया खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या ही कहना फिर, स्पीड में चलिए, तो स्पीड बनाइए ना, बढ़िया स्पीड, बेहतरीन स्पीड बनाइए ताकि पेपर आपके सामने आते ही हवा हो जाए। लीजिए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क कहते हैं यार, शुष्क बर्फ कहते हैं इसको, मैंने बताया पढ़ाया हुआ है। कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर है, कार्बोनिक एसिड है, सोडा वाटर हो गया, सोडियम का बाइकार्बोनेट, ये देखिए वाशिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर या बेकिंग या खाने का पाउडर या खाने का सोडा कह दीजिए, दोनों हो जाएगा। चलिए मतलब कि क्या है, 2 3 4, 2 3 4 कहीं है, देखिए 2 3 4 1, 2 3 4, ये देखिए ऑप्शन नंबर 1 में ही, ऑप्शन नंबर 1 में ही है। लीजिए ऑप्शन मिल गया आपको। इस तरह से आपको मैंने बताया हुआ है, मैंने पढ़ाया हुआ है, मुझे पूरा याद आ रहा है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ था, ये सारी चीजें मैंने पढ़ाया हुआ है। सोडियम कार्बोनेट के साल्वे प्रक्रिया के द्वारा कच्ची सामग्री में शामिल होता है। कच्ची सामग्री में क्या शामिल होता है ये आपको बताना था, तो मैंने आपको बताया था भाई क्या क्या शामिल होता है। तो कच्ची सामग्री में क्या क्या शामिल होता है, अमोनिया क्लोराइड और लाइमस्टोन, और साथ में ही आपके क्या शामिल था उसमें से, तो उसमें से शामिल था आपका अमोनिया। तो इसमें से मैं आपको कह दूं कि आप इसका कमेंट करेंगे, आप इसका उत्तर कमेंट करेंगे, आप इसका उत्तर क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, क्योंकि मैंने इसको आपको कम से कम 4 मिनट तक समझाया था, इसको 4 मिनट तक समझाया था मेरे भाई, तो 4 मिनट तक समझाया था, तो समझाने का कुछ तो आपके ऊपर फर्क पड़ना चाहिए। ये प्रश्न मैंने समझाया हुआ था। चलिए बताइएगा इस प्रश्न को, चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा प्रश्न आपका, तो इस प्रश्न का पहले उत्तर दीजिए, उसको बाद में समझाइएगा। कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन का प्रतिशत है, मतलब ये लीजिए, सबका द्रव्यमान जोड़कर, सबका द्रव्यमान क्या होगा, सबका एटॉमिक द्रव्यमान जोड़कर यहाँ लिख लीजिए औसत, यहाँ पे जो औसत है वो लिख लीजिए, यहाँ पे जिसका निकालना है, किसका, कार्बन का निकालना है, गुणे 100 कर दीजिए, गुणे क्या कर दीजिए, 100 कर दीजिए, तो आपका निकल कर चला आएगा उत्तर। कौन सा उत्तर इसमें था, तो कार्बन का 12। इसमें क्या था, इसमें निकाल के लाएंगे ना, कैल्शियम कार्बोनेट में निकाल कर लाएंगे तो 12 आएगा अप्रोक्सीमेटली। यहाँ पे भी 100 आएगा ही, क्योंकि जिस तरह से ये 12 आ रहे हैं, कार्बन का 12 होता ही है, कार्बन का 12 होता है, 12 हो गया, यहाँ से काटेंगे, यहाँ से निकल कर लेके आएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 12 हो जाएगा, 12%, क्या निकल के आएगा, 12% होता है इसका, सबका निकालेंगे, सबका निकल कर आ जाएगा। अब इसका 12 हो गया, मतलब जिसका जितना है मान उतना ही उसका मान हो जाएगा। चलिए आगे चलें, ये रहा प्रश्न नंबर आपके पास 29वां। हड्डियों और दांतों का मुख्य संघटक क्या होता है, हड्डियों और दांतों का मुख्य संघटक क्या होता है भाई, क्या कैल्शियम बाइकार्बोनेट होता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, नो ये होता ही नहीं है। कैल्शियम मैग्नीशियम दोनों साथ में कहाँ पे हो जाएंगे, चलिए हटाइए। कैल्शियम नाइट्रेट भी नहीं होगा, हटाइए। क्या, तब एक ही ऑप्शन ही बचा, कैल्शियम फास्फेट बचा है, कैल्शियम फास्फेट इसका राइट आंसर बन गया। फिर कैल्शियम और फास्फोरस, कैल्शियम उसको क्या करता है, सफेदी प्रदान करता है हड्डियों को, और फास्फेट क्या करता है, फास्फोरस उसको क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है। तो दोनों मिलकर दांतों और हड्डियों में क्या करते हैं, संघटक बना लेते हैं दोनों के। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़े, ये रहा प्रश्न नंबर 3। हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है, तो कौन है भाई, 5 सेकंड में बताइए, 1 2 3 4 5 सेकंड तो खत्म हो गया, 5 सेकंड खत्म हो गया, जल्दी से बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा भाई, तो इसमें से हो जाएगा फ्लोरीन। कौन हो जाएगा, फ्लोरीन इसका राइट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, मैं आंसर देने में पीछे नहीं हटने वाला, मैं सिर्फ आपका रिवीजन करा रहा हूँ, आप देखिए और उसका उत्तर दीजिए बस। कार्बन मोनोऑक्साइड का मतलब CO दम-घोटू गैस जिसे कहते हैं, कि अब क्रिया में 300 सेल्सियस पर हाइड्रोजन से क्रिया कराने पर क्या बनेगा यार, CH4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, CH4 बन जाएगा। तो मैंने उस टाइम भी आपको कमेंट करके पूछा था, आप कमेंट करके बताएंगे CH4 किसको कहते हैं, एथेन को कहते हैं या मेथेन को कहते हैं। ये लीजिए, प्रोपेन को काट दीजिए, एथिलीन को काट दीजिए, मेथेन है या एथेन है, ये आप कमेंट करके बता दीजिएगा। आप एकदम आसान से प्रश्न है, मैं सारी चीजें करता रहूंगा, लेकिन आप क्या करेंगे, फिर सारी चीजें मैं ही कर दूंगा, तो फिर आप क्या करेंगे। ये देखिए आज के प्रश्न समाप्त होते हैं। मैंने रिवीजन में 31 प्रश्न लिए थे, 31 प्रश्नों को मैंने हल कर दिया, बहुत स्पीड से हल किया है। लेकिन आप बताइए, आप कितना समझे, आप कितनी जल्दी कितने प्रश्नों को हल किए हैं, कितने प्रश्नों का उत्तर आपके पास आया है, सही से ईमानदारी से कमेंट कर दीजिएगा, जिससे मुझे ये समझ आए कि आप लोग कितनी मेहनत से मेरे साथ लगे हुए हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई ऊर्जा नए जोश के साथ नए एपिसोड में। ठीक है दोस्त, आज के लिए जय हिंद।